वरुण, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हम जब आ रहे थे तो हम आदिवासियों के ऊपर काफ़ी चर्चा हमने की जी कि एक आदिवासी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर होता है। जो मेन पार्टियाँ हैं, मुख्य पार्टियाँ हैं, वो भी आदिवासियों को फोकस करती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ आदिवासियों को लेकर सर्व आदिवासी समाज जैसे एक निकल आया है, एक पार्टीज उनके लिए। आपका क्या एक पर्सपेक्टिव है कि जो आदिवासी जो हैं वो कितना मुखर है ये चीज़ें समझने के लिए, या ये केवल एक राजनीतिक चाल है इन लोगों को डिवाइड करने के लिए या वोट बैंक बनाने के लिए? यही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस क्षेत्र को हमेशा ही एक आबादी के ही एंगल से देखा गया है। कभी ये बताया गया है कि भाई जनजातीय क्षेत्र है, आप उसको एक सामाजिक नज़रिए से देखिए, आप उसको एक ज्योग्राफिकल नज़रिए से देखिए, तो ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन है बस्तर जहाँ से समुद्र के तट सबसे नज़दीक हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया के जो बड़े शहर होते हैं, जगदलपुर से समुद्र के तट, और एक नहीं दो तट, और ऐसे तट जहाँ हमारे इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। तो ये ज्योग्राफिकली अगर हम इसको देखते हैं, मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी है। अगर हम आकाशीय मार्ग को देखते हैं, मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी वाला है, चेन्नई से सीधी कनेक्टिविटी वाला है। तो ये एक ऐसा इलाका है कि इसको सिर्फ जनजातीय नज़रिए से देखना थोड़ा सा दुर्भाग्य है। हाँ। क्योंकि जनजातीय नज़रिए से आप जब तक देखते रहेंगे तब तक आप सिर्फ संस्कृति, कला और जनजीवन से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। और जनजीवन, कला, संस्कृति तभी जीवित और समन्वित हो सकती है या परिवर्धित हो सकती है जब तक कि उसमें आप आर्थिक तंत्र का भी समावेशन करें। आर्थिक तंत्र के समावेशन की बात आती है तो उसके बाद जैसी बातें होने लगती हैं कि निजी घरानों का या दूसरे पूंजीपतियों का निवेश, विनिवेश इत्यादि इत्यादि। चूँकि हम एक जीवन का एक हिस्सा कला होती है, लेकिन जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारा पेट पालन भी होता है, और पेट पालन समय के साथ बदलता है। किसी वक्त कोई जंगल पर निर्भर रह सकता है, लेकिन एक वक्त आता है जब जंगल से पर निर्भरताएं घटती हैं। ये प्रकृति का सत्य है। वो कभी इंडस्ट्रीज पर निर्भर होता है, कभी खेती पर निर्भर होता है, कभी जंगल के उत्पाद पर निर्भर होता है। उस समय कालखंड को समझते हुए यहाँ पर नीतियों का निर्माण की आवश्यकता है।